हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। तो आज की क्लास से बच्चों हम बात करने वाले हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3। अब तक क्लास 6 और 7 का आपका ज्योग्राफी एंड पॉलिटी हो चुका है। तो हम चूंकि अल्टरनेटिव लेकर चल रहे हैं, स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि वीक के जो 3 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आपको 3 क्लासेस मेरी मिलती है, देन फिर आपको दूसरे टीचर की मिलती है। तो यहाँ पर अभी तक आपका 6 और 7 का जो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी है वह कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे क्लास 8 का पॉलिटी एंड देन उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी करेंगे। तो इस तरीके से हम अल्टरनेटिव चीजों को लेकर चल रहे हैं। अब जिन बच्चों ने इसके पहले सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3 इसका आप अगर जो न्यू अभी लेटेस्ट आप एनसीईआरटी आपने अगर अपडेटेड देखी हो, है ना, तो आपने जिन बच्चों ने ली है तो आप देखेंगे कि पहले वाली में जो मैंने लास्ट आपको एक बैच पढ़ाया था यूपीएससी वाला पर, उसमें आपने 10 चैप्टर्स देखे होंगे 5 यूनिट्स के साथ। इसमें भी 5 यूनिट्स है बट इसमें 8 चैप्टर हो गए आपके। ठीक है, ये न्यू वाला है, हम न्यू वाले के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ छूटा, उस चीजों को आपस में मर्ज कर दिया। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म आपका यूनिट नंबर 1 है। मैं कहूंगी कि ये जो है वह आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, सेकेंड देखो पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, ये आपका यूनिट 2 है, जिसमें कि हम पार्लियामेंट को समझेंगे। 3 में हम समझेंगे जुडिशरी को, न्यायपालिका को। 4 में हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे। ठीक है, और फिर हम इकोनॉमिक प्रेजेंस में पब्लिक फैसिलिटीज की बात करेंगे, लॉ एंड सोशल जस्टिस की बात करेंगे। तो यहां पर याद रखना कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना। सेकंड हम इसमें बात करेंगे सेक्युलरिज्म जो है वह क्या है ये कॉन्सेप्ट आखिर, है ना। तो ये सारे 8 चैप्टर्स हम देखेंगे आपके 8 क्लासेस में। तो आज जब हम बात करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा चैप्टर नंबर 1, और इस चैप्टर के अंतर्गत हम समझेंगे इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, संविधान मतलब क्या और क्यों, दोनों बातें, व्हाट एंड व्हाई, है ना। हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, किसी भी सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, क्या बिना इसके काम नहीं चल सकता। की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। हालांकि इसके अलावा इसके और भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बट हाँ, ये चैप्टर आपको इन्हीं के बारे में बताता है। ठीक है, सो देखो ये बेसिकली आपका चैप्टर है। फर्स्टली हम देखेंगे इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुरुआत से जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या, रिटर्न एंड अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किन देशों ने अनरिटर्न फॉर्म को अपनाया, इंडिया ने जो है वह किसे अपनाया, है ना। इन सभी बातों को हम समझेंगे। की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं कि जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, तीनों में जो एक पावर डिवीजन है वह किया गया है, किस तरीके से चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे। फंडामेंटल राइट, सेकुलरिज्म आपका चैप्टर 2 भी है, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, हम सेकुलरिज्म ही पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम एक इंपॉर्टेंट की फीचर में फेडरलिज्म की बात करेंगे और हम देखेंगे कि सेंटर और जो स्टेट है उसके बीच में क्या रिलेशन है और किस तरीके से फेडरलिज्म मतलब एक वन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है, कैसे हम इसको समझेंगे। पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की हम बात करेंगे कि हमने जिस व्यवस्था को अपनाया वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, संसदीय व्यवस्था, है ना, इसकी हम बात करें। क्लियर हुआ इतना, ये आपका चैप्टर था। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, संविधान। ठीक है, आखिर ये है क्या एंड हमें इसकी जरूरत जो है वह क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि संविधान का मतलब हम देखते हैं कुछ ऐसे नियमों का समूह होता है, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं जिसके बेस पर हमारी जो पूरी सोसाइटी है, हमारी जो गवर्नमेंट है वह फॉर्म होती है।
सरकार कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, ठीक है, लोगों के क्या अधिकार होंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे, एक दूसरे की स्वतंत्रता का हमें सम्मान करना है, नहीं करना है, सभी लोग इक्वल होंगे गवर्नमेंट के सामने, ये सारी बातें, इन सभी चीजों को बताने के लिए हमारे पास संविधान है ना। तो देखो, जैसे कि हम शुरुआत करते एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वह चैप्टर 1 में जब आप देखेंगे तो इसके स्टार्टिंग में ही जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वह दिया हुआ है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम बात करें किसकी, फुटबॉल की बात करें, है ना। तो फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें कि मतलब फुटबॉल का मतलब आप क्या समझते हैं? फुटबॉल मतलब दिस इज अ गेम दैट इन्वॉल्व द प्लेयर्स फीट, है ना। लेकिन यहां पर आपने इसमें एक रूल देखा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल की हम बात करें, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है, फुटबॉल। और यहां पर आपने देखा कि फुटबॉल चूंकि प्लेयर्स के जो फीट है उससे संबंधित एक बात हो गई, एक गेम हो गया। अब इस गेम में एक रूल है ना, अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ बॉल टच, अगर जो बाकी खिलाड़ी हैं, है ना, अगर उनके आर्म में या फिर उनके शरीर के बाकी भागों में अगर ऐसे बॉल जो है वह टच हो रही है, फिर आपने हाथ से जो है वह बॉल को पकड़ लिया, तो इसे फाउल कंसीडर किया जाता है ना। तो यहाँ पर फुटबॉल में आपने देखा कि अगर ये प्लेयर्स के फीट से संबंधित गेम है और अगर यहाँ पर जो बॉल है, ठीक है, अगर ये इफ, है ना, अगर ये टच हो रही है, अगर आप उसे हाथ से पकड़ रहे हो, तो यहां पर आपको याद रखना है कि आर्म के अलावा जो गोलकीपर है उसके लिए ये रूल तो नहीं है, ठीक है। आप देखोगे कि जो गोलकीपर है वह हाथ से भी बॉल को रोक सकता है। अब ऐसे में यहां पर ये रूल अदर्स पर लागू है, एक रूल ही तो हो गया, लेकिन अब भाई जो गोल बचाना है जिसको, ठीक है, जो यहां पर प्लेयर खड़ा हुआ है तो वो तो हाथ से पकड़ सकता है। तो यहां पर ये क्या हुआ कि फुटबॉल के लिए आपने एक बेसिक रूल बना लिया। आपने क्या किया, फुटबॉल के लिए एक जो बेसिक रूल है वह बना लिया। अब फॉर एग्जाम्पल हम फुटबॉल की जगह चलो हम बैडमिंटन की बात करते हैं, या फिर अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। तो क्या क्रिकेट के लिए और फुटबॉल के लिए, दोनों के लिए आप देखोगे क्या सेम लॉ होंगे, सेम इसके रूल्स होंगे? नहीं। जैसे गेम बदल गया तो रूल्स बदल गए, वैसे ही अगर सोसाइटी बदलेगी तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल जाएगा। है ये बात की नहीं है? तो यहां पर हमने देखा कि जैसे ये जो खेल है, जिस तरीके से हम, अब देखो ये हम गेम को समझ गए, अब हम आते हैं सोसाइटी पे। तो जिस तरीके से हमने फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए रूल्स बना लिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स बना लिए, कुछ बेसिक रूल्स बना लिए, हम उसी के अकॉर्डिंगली खेलेंगे। क्रिकेट के रूल्स अलग है, बैडमिंटन के रूल्स अलग है। सेम चीज को अगर हम इंप्लीमेंट करें अपनी सोसाइटी को लेकर, तो यहां पर सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, है ना, और यहां पर हम देखेंगे कि इन सभी लोगों के बीच में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये सभी उस सोसाइटी में साथ में रह सके, और इसके लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत होती है। अब लेकिन ये सोसाइटी ए है, ये सोसाइटी बी है, और अगर ए और बी की हम बात करें तो अगर सोसाइटी बदल गई तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बेसिक रूल्स भी बदल सकते हैं, है ना। जैसे कि हो सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी की बात की गई है, किसी अदर कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी की बात ना की जाए, वहां पर कुछ स्पेशल, कुछ प्रिविलेजेस की बात की जाए, है ना। तो यहां पर जिस तरीके से खेल बदले, रूल बदला, उसी तरीके से सोसाइटी बदली, कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया। क्लियर है इतना? सोसाइटी बदली, कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि अभी जो मॉडर्न कंट्रीज हैं स्पेशली, उन सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन के एक रिटन डॉक्यूमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन को एज एक रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म में अपनाया, एक लिखित दस्तावेज के रूप में अपनाया। लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है, बट वही ब्रिटेन की जब हम बात करेंगे वो रिटन फॉर्म में नहीं है ना। वो रिटन फॉर्म में क्या है बच्चों? नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग रूल, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने तरीके अपना लिए। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर हमने देखा कि गेम और सोसाइटी, समझ गए इस बात को? ये एक एग्जाम्पल था। अब देखो एग्जाम्पल नहीं लिखवाती हूं, अब मेन चीज लिखवाती हूं। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ गए। एक बात और याद रखना, मैं यहां पे स्टार लगा देती हूं, जानते हो क्यों? ये क्वेश्चन दो तीन बार आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन
के बारे में आगे जब मैं आपकी क्लास दूंगी PYQ और इन सब की, तब इन सभी को मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। आज मैं ऐड नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ कर देना बच्चों। अब देखो 2023 का 2023 का जो यूपीएससी का पीटी हुआ था ना, इस यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संविधान है वह आखिर क्या है। चलो आओ, तो एग्जाम्पल हमने देख लिया, एग्जाम्पल ठीक है। अब हम संविधान की एक बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि रिटन डॉक्यूमेंट, a written document ठीक है, एक लिखित दस्तावेज, a written document in which we find such rules, in which we find such rules is called constitution। ठीक है, तो हमने देखा कि जो संविधान है, ठीक है, हमने देखा कि जो संविधान है वह क्या है कि ज्यादातर ये जो है एक रिटर्न फॉर्म में आधुनिक देशों में पाया जाता है, और एक एक दस्तावेज जिसमें हमें कुछ ऐसे नियम मिल जाए जिससे कि हमारी सोसाइटी चले, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट चले, उसे ही हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एक जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, लिखित दस्तावेज है जिसमें कि नियम दिए हुए हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे, ठीक है। अच्छा चलो एक वर्ड को और समझ लो कि अगर यहां पर हम रिटर्न और अनरिटन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जैसे कहीं कहीं पर ये दस्तावेज कैसा है बच्चों, लिखित है, ठीक है। जैसे हमारे देश में तो लिखित है, आमतौर पर सभी जो देश है, आधुनिक जो देश है, उन्होंने इसे लिखित दस्तावेज के रूप में ही अपनाया, ठीक है। अब यहां पर रिटर्न और अनरिटन डॉक्यूमेंट की बात हम सुन लेते हैं कि आखिर जहां पर रिटर्न डॉक्यूमेंट है और कहां जो है वह अनरिटन है। अच्छा ये बात भी देखो कि जरूरी नहीं है कि हम यहां पर कह रहे हैं कि ये अलिखित दस्तावेज है, ठीक है, अनरिटन ये डॉक्यूमेंट है, तो यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। बस एक सिंगल डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें नहीं लिखी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसके लिए प्रॉपर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि ये संविधान है ना। लेकिन हम कहेंगे कि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां के जो वहां का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और बाकी कोर्ट, उनके जजमेंट्स, उन सबकी कॉपियां, वो सब डॉक्यूमेंट जो है वह एक तरह से रूल्स का ही काम करती है, रूल बुक का ही काम करती है। लेकिन याद रखना कि वो चूंकि एक सिंगल फॉर्म में, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो यहां पर कह देते हैं कि वो जो है वह अनरिटन फॉर्म है, ठीक है। तो अनरिटन फॉर्म इसका मतलब ये नहीं कि जब जैसा मन आया वैसा वैसा काम कर दिया, ऐसा नहीं है, बस सिंगल बुक में नहीं है, इस बात को याद रखना। तो यहां पर देखो कि जब हम बात करेंगे बच्चों अनरिटन डॉक्यूमेंट की, इसका मतलब क्या होगा कि एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सिंगल जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं नॉट कोडिफाइड इन अ स्ट्रक्चर मैनर, इन अ स्ट्रक्चर मैनर। हमारे पास तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, रिटर्न में तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, बट यहां पर इसको कोडिफाई जो किया गया वह प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मैनर में नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर ब्रिटेन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है एंड इजराइल है। इजराइल का भी जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सके, ठीक है। तो ये अनरिटन का फॉर्म हो गया। और थोड़ा सा रिटर्न की भी बात कर लेंगे। तो रिटर्न मतलब एक सिंगल जो डॉक्यूमेंट है, रिटर्न की जब हम बात करेंगे इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ठीक है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो है वह आपके पास अवेलेबल है और आप क्या कर सकते हो, उसमें जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह बहुत बेहतर तरीके से उसको कोडिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर इसको एक सिंगल बुक में ही कोडिफाई किया गया एंड कंपाइल किया गया। जैसे कि आपको पता है
कि जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, तब हमारे पास आई थिंक हम क्लास 11 में ये सब पढ़ते हैं बहुत डीप में, वहां पर हम देखेंगे कि आपके पास 12 to 15 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशंस कह सकते थे, जो रूल्स बुक थी, बट उन सभी को कंपाइल्ड किया गया और एक बुक बनाई गई, है ना। तो यहाँ पर उस वक्त भी हमारे पास 12-13 डॉक्यूमेंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, फाइनल कॉपीज जो फाइल हुई थी कि अब ये जो है वह डॉक्यूमेंट्स हम कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहेंगे, क्योंकि इसमें वो रूल्स है कि हमें आगे कैसे अपने देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आगे लेके जाना है, वो सभी बातें उसमें कही गई थी। लेकिन वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में बाद में आए, पहले वो अलग अलग 12 कॉपियां थी, 12 डॉक्यूमेंट थे, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट है और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। जहां पर रिटन फॉर्म में है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कैसा है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है ना, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। और यहां पर एग्जांपल क्या है, अमेरिका, इंडिया, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं वो लिखे हुए हों, 2 तरीके से ये हो सकता है, रिटन भी अनरिटन भी डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। आई थिंक क्लास में ही आपको जो चीजें हैं वह याद हो जानी चाहिए, है ना। चलो अब आगे हम देखेंगे कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो जरूरत है वह क्यों होती है, ठीक है। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड हमें क्या जानना है, वाई, अगर हम कंट्री की बात करें क्यों आखिर वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसकी बात करें इसके पहले जरा इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरली डेमोक्रेटिक। सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान की संभावना है और संविधान वाले सभी देश आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक होंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे हम कह रहे हैं कि सभी, देखो अगर आपको ठीक तरीके से चीजों को चलाना है, अपने देश को चलाना है, तब तो जरूरत है कि आप रूल्स के मुताबिक चलें। रूल्स के मुताबिक नहीं चलेंगे, एक दूसरे को लोग क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे, है ना। अपने जो हित है उसको आगे बढ़ाएंगे। लिखा हुआ चूंकि कुछ भी नहीं है तो एक मनमाना जो शासन है वह भी हो सकता है, एक आर्बिट्रेटरी जो रूल है वह हो सकता है। ऐसे में ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो जो डेमोक्रेटिक तरीके से अगर आपको चलाना है देन डेफिनेटली आपके पास एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह होना चाहिए। ऑल कंट्री दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरली डेमोक्रेटिक। अरे भाई, हम संविधान में इस बात को भी लिख सकते हैं ना कि एक जो है वह मोनार्क होगा, है ना, राजा होगा, और राजा जो है वह सबको जब उसका मन करेगा तब वह उस तरीके से डिसीजन ले लेगा। तो यहां पर जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास वो रूल बुक है तो आप डेमोक्रेटिक हो सकता है उस रूल बुक में ही आपने ये लिख दिया हो कि ये हमारे यहाँ का जो शासन है वह डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि किसी और तरीके से चलेगा, है ना। तो डिक्टेटरशिप चलेगी, ऑटोक्रेसी चलेगी, तो नेसेसरली डेमोक्रेटिक होंगे, ये गलत हो गया। फर्स्ट बिल्कुल सही है। विच सेंटेंस करेक्ट, ये आपको बताना है। आंसर क्या होगा, समझ में आया। जैसे कि आप सीसेट में पढ़ते हो, पहली बात क्या कही, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहां पर ये हो गया डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। इनके पास क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि भाई जिसके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी डेमोक्रेटिक होंगे, ये गलत हो जाएगा। जिनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन वो सभी डेमोक्रेटिक होंगे, ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखो, एक बात सुनो पहले, है ना। हमें संविधान क्यों चाहिए उसके पहले कुछ और बातें इंपॉर्टेंट हम समझते हैं। 1934 में हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की जो बात है वह की गई थी, है ना। और ये बात यूपीएससी ने पूछी हुई है कि कब आखिर संविधान सभा होनी चाहिए। इसकी बात पहली बार जो है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी, नेशनल कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो यहां पर देखो 1934, है ना, 1934, 1932 में भी कुछ बातें की गई थी, बट वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कांग्रेस के लिए ही था, है
ना वहां पर। तो 34 में स्पेशली जो डिमांड है वह की गई थी, डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1934। आपको पता है कि 39 से 44 स्पेशली जो समय है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम है वह कहा जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जो डिमांड है, ये जो मांग है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इवन जो ब्रिटिशर्स का साथ अगर इंडियंस ने दिया था, भारतीय नेताओं के द्वारा दिया गया था, सिपाहियों के द्वारा दिया गया, तो उसके पीछे एक कारण था, उसके पीछे एक मंशा थी कि जब हम इनका साथ देंगे तो ये हमारा साथ देंगे, हमारे लिए संविधान सभा बनाएंगे, हमें एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करेंगे, है ना। सो यहां पर देखो, दिस असर्शन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियन गेट मोमेंटम, है ना। तो यहां पर एक ऐसी संविधान सभा का जो गठन है वह किया जाएगा जो केवल भारतीयों को लेकर ही बनेगी, है ना। केवल इसमें इंडियंस होंगे, इंडियंस जो नेता है, लीडर्स जो है वह इसमें शामिल होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ना कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर यह बात आपको याद रखना है। आगे देखो, अगर हम दिसंबर 1946 की बात करें और नवंबर 1949 की बात करें, है ना, सो बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह ड्राफ्ट किया गया। तो देखो, आप सभी को पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की जो है वह फर्स्ट मीटिंग हुई थी, पहली बैठक हुई थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? किसी को याद है क्या? सच्चिदानंद सिन्हा थे, फर्स्ट मीटिंग। फिर उसके बाद इसके जो स्थायी रूप से अध्यक्ष बने 11 दिसंबर जब इसकी दूसरी मीटिंग हुई थी, है ना, तब इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन बने थे, ये आप मुझे बताओ स्थायी रूप से। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों कि 9 दिसंबर से जो मीटिंग है वह एक तरह से शुरू हो गई दिसंबर 1946 से, और यहां पर जो दूसरी डेट दी है वह क्या है, 1949। आप सभी को याद होगा 26 नवंबर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, 26 नवंबर 1949 ये वो दिन है जब हमारा जो संविधान है वह हमने क्या किया था, लागू किया था, है ना। सॉरी, हाँ, हमने इसे अडॉप्ट किया था, हमने इसे अपनाया था। तो ये हमारी अडॉप्ट डेट है। 26 जनवरी को हमने लागू किया था इसे, है ना, 26 जन 1950। और हमारे देश का जो स्टेटस है वह रिपब्लिक भी हो गया था, क्योंकि जो देश के पहले गणतंत्र रिपब्लिक भी हो गया था, क्योंकि हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति हैं, जो पहले देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने शपथ ली थी, है ना। तो देश इस तरह से गणतंत्र हो गया था और जो संविधान है इसको लागू किया गया था। सो 26 जन 1950। तो देखो यहां पर हम कहते हैं इसमें जो टोटल टाइम लगा ना, एडप्ट से लेके और मीटिंग से लेके, तो इसमें लगभग जो पूरा टाइम था वह 2 ईयर 11 मंथ्स, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये जो है वह टोटल टाइम कहा जाता है। उस समय के दौरान कहते हैं कि लगभग 6.5 करोड़ के आसपास जो है वह, वैसे ये डेटा सही नहीं माना जाता है ना, मैं आपको बता दूं ये जो डेटा है वह सही नहीं माना जाता। कई जगह आपको अलग अलग डेटा, कहीं कहीं 6 लाख रुपए भी मिलता है कि केवल 6 लाख जो है वह पूरा संविधान बनाने में खर्च हुए थे। तो यहाँ पर इसके बारे में जो पूरा कॉस्ट है कितना आया था उसको लेकर कोई ऐसा आपको बहुत विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने देखा कि 26 जन 1950 को लागू हुआ, और जो संविधान हमारे पास लागू हुआ था इसमें 395 आर्टिकल्स थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 पार्ट्स थे, 22 भाग, ठीक है। और इसमें 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अगर मैं आपको बता दूं, वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। उस वक्त 8 अनुसूचियां थी, फिर 9, 10, 11, 12 जो है वह बाद में जोड़ी गई। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को, और हमने लागू कब किया था? तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो देखो जब हमने अपनाया तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, इन सबको अपनाया। और एक और जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि ये जो संविधान सभा बनी थी बच्चों, ठीक है, ये जो संविधान सभा बनी थी ये आखिर किस मिशन की सिफारिश के बाद इसको बनाया गया था, मतलब किस मिशन ने ये सिफारिश की थी और फाइनली इस चीज को कहा था कि संविधान सभा होगी, है ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, ठीक है।
जहां स्टार लगाया उसका राज थोड़ी देर में खोलूंगी। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। The Constituent Assembly passed all provision of the Constitution only after debating every provision. All members were elected directly by the member of Provincial Legislative Assembly. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। अच्छा देखो, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान है ना, तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कैबिनेट मिशन है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों जो कैबिनेट मिशन है उसको बनाया गया था, है ना। और कैबिनेट मिशन का मेन जो काम था वह यही था कि किस तरीके से आपको जो सत्ता का हस्तांतरण है वह करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको जो ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वह करना है। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन का यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, कि कौन सा मिशन था जिसके चलते संविधान सभा का गठन किया गया था। तो सबसे पहले आपको इसको याद रखना है, 2-3 पॉइंट्स इसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेन काम क्या था, डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर, डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर, डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट से, किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को, भारतीय सरकार को ये जो पावर ट्रांसफर है ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप कैसे किया जाए। सो यहाँ पर एक जो प्रपोजल है, प्रपोजल रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर ऑफ द इंडिया, भारत का संवैधानिक भविष्य क्या होगा, ये कैबिनेट मिशन ने तैयार किया था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन, अगर क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों फॉर्म किया गया था, तो इसका मेन काम यही था कि क्या संवैधानिक एक भविष्य होगा, भारत का संविधान कैसे बनेगा, उसके लिए कैसे संविधान सभा चाहिए, उन सभी की बात कैबिनेट मिशन करता है। सो यहाँ पर क्या उद्देश्य था, क्या प्रपोजल इसने रखा, सो प्रपोजल रिगार्डिंग द प्रपोजल, ये सारी चीजें लिख लो भाई, एकदम कीवर्ड्स है। प्रपोजल रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर ऑफ इंडिया। हिंदी में बताती जा रही हूं, है ना, प्लीज हिंदी में भी लिखते जाओ बच्चों, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ हिंदी में लिखूं तभी हिंदी में लिखोगे। बता दिया ना कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, कि संवैधानिक भविष्य निर्धारित करना, है ना। कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें, संवैधानिक भविष्य, तो पहला तो सही हो गया। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, डेफिनेटली द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पास्ड ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आफ्टर डिबेटिंग। अरे भाई, हमने कुछ चीजों को तो ऐसे ही अपना लिया था, जैसे कि अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो बेसिकली जानते हो क्या गया था, हम मतलब वो हो जाते ना एक तरह से कि आप अगर 200 साल या 150 साल किसी ने आप पर शासन किया तो आप उस पिटाई के वो हो गए, आदी हो गए एक तरीके से, है ना। आप नेगेटिव चीजों के भी आदी हो जाते हो, आप चाय पीने के आदी हो गए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें ऐसे ही मिल गई, कुछ चीजें हमें मिल जाती है ना। अगर शोषण भी हुआ है तो कहते हैं कि आज भी हमारी मानसिकता गुलामी वाली है, आज भी हम उस चीज से, आज भी हमें ऐसा चाहिए कि कोई हमें बताए कि ये करो तभी हम करेंगे, है ना। कोई हमारे पीछे दौड़े डंडा लेकर के, नहीं भाई पढ़ो 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 तभी जाके है। तो आज भी हमारी मानसिकता गुलामी वाली है ना। क्यों? क्योंकि 200 साल अगर अंग्रेजों ने शासन किया, तब कैसे हम इतनी जल्दी खुद को स्वतंत्र कर लेंगे। तो आपको याद रखना कि मेंटल जो एक फ्रीडम होती है ना, हमारे दिमाग पर एक बाहरी अंकुश हो जाता है ना। हम दूसरों से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं उनकी अरे भाई, ईश्वर ने सबको अपना अपना दिमाग दिया है। ऐसा अगर होता है तो एक व्यक्ति को वह दे देता, ठीक है, कि बस एक व्यक्ति को दिमाग दिया, बाकी सारे उसके पीछे हो जाते। अगर आपके पास अपना सेपरेट दिमाग है, हर व्यक्ति अपना चला सकता है ना। जरूरी नहीं है कि कोई आपको बताए हमेशा तभी आप काम करो, तभी आप पढ़ाई करो। तो आप एक तरीके से थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी किया करो, ठीक है। तो यहां पर देखो कि कैबिनेट मिशन ने हमें बताया कि किस तरीके से संविधान सभा बनेगी, और यहां पर जो भी चीजें बनी, जो भी प्रोविजन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाए, वो केवल डिबेटिंग का हिस्सा नहीं थे। कुछ चीजों को हमने एज इट इज ही अपना लिया। 1935 का जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम की हम बात करते हैं, तो वो जो एक्ट था उसका 17%,
बोल रही हूँ, ठीक है। तो 70% एज इट इज जो पार्ट है वो हमने उठा के अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। अच्छा देखो, इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 70% जो पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। समझ पा रहे हो इस बात को? कुछ बच्चों को ये लगता है ना, वो मुझे भी कभी लगा था एक बार, इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन याद रखना है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 70% भाग उठाकर संविधान में शामिल किया, ना कि संविधान का 70% भाग ये है। समझ गए ना इस बात को? तो यहां पर ये फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया। ऑल मेंबर वर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी सदस्य सीधे प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुने गए थे। याद रखना कि जो हमारे पहले चुनाव हुए थे ना, उसमें भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की डायरेक्ट चर्चा नहीं की गई थी, है ना। तो संविधान सभा के जब हम चुनाव की बात करेंगे, याद रखना कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। अगर हमारे पास जो इस तरह की देशी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट थे, वहां से तो सीधा नॉमिनेशन हो गया था कि एक व्यक्ति को उठाया, ये हमारी तरफ से संविधान सभा में जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पर इस तरीके से हुआ था, तो डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ था भाई। अच्छा, और एक बात और यहां पर आपको याद रखना है बच्चों कि यहां पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, उसमें क्या किया गया था कि एक जो प्रपोर्शन है वह लगभग ये रखा गया था कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति जो है वह हम चुनेंगे, है ना। 10 लाख लोगों पर जो प्रपोर्शन है वह एक सीट का होगा, ऐसा तय किया गया था। लेकिन यहां पर डायरेक्टली जो है वह लोग संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए थे। तो इसलिए सेकंड रॉन्ग है और थर्ड भी रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है? इनकरेक्ट आपसे पूछा है, क्लियर है इतना? चलो आप थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, तो कैबिनेट जो प्लान था, ठीक है, कैबिनेट योजना कब आई थी, ये डेट बताओ जरा। इसके आधार पर आपने देखा कि हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। कुछ चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताती हूं, एक्स्ट्रा पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा, तो इसके जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वह कैसे किए गए थे, मेंबर्स को कैसे चुना गया था, ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहां पर जो हमने शुरुआत की थी कि टोटल सीट हमने रखी थी, कितना टोटल सीट थी इसमें 389, 389 टोटल सीट थी, ठीक है। और यहां पर अगर हम प्रोविंसेस की बात करें, ये 1946 की बात हो रही है, याद रखना अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ है। तो बाद में ये जो संविधान सभा की जो सीट है, जब पाकिस्तान अलग एक देश, एक राष्ट्र बन गया था, तो उसके बाद सीट, नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई थी, है ना, मुस्लिम लीग की हट गई थी। तो यहाँ पर जब हम 389 की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, प्रोविंसेस यानी ब्रिटिश प्रांत, ऐसे हिस्सों को कहा जाता था जिस पर कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का शासन होता था। तो प्रोविंसेस जो थी बच्चों, इसको 292 सीट दी गई थी। कितनी? 292, 389 टोटल सीट पे से। और जो आपके प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट मतलब देशी रियासतें जिनके राजा हुआ करते थे, बट वो केवल कहने को ही सो कॉल्ड राजा थे, चलती तो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स की ही थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसली स्टेट थे, इनको कितनी सीट दी गई थी? ये आपका 389, थोड़ा सा मैं सीट हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये आपका है 292, 292, और जो देसी रियासतें हैं इनको टोटल 93 जो सीट्स है वह दी गई थी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सुन लो कि यहां पर जो प्रपोर्शन रखा गया था वो कितना था, है ना। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अनुपात कैसे तय किया गया था? तो पूरी कोशिश की गई थी कि यहां पर जो प्रपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, जो सीट्स तय की गई थी वह जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में इन जो सीटें हैं वह तय की गई थी, है ना। और यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन का एक रफली अगर हम रेशियो देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। रेशियो जो है बच्चों, ये भी पूछा जा चुका है कि कितने रेशियो पर कितने जो सीट है वह चुनी गई थी। तो यहाँ पर 1:10 लाख पे रखा गया था, ठीक है।
मतलब एक सीट किस पे होगी, 10 लाख पीपल के बीच में, 10 लाख पॉपुलेशन के बीच में, ठीक है, क्लियर है। साथ ही देखो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सीट का एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था वह 3 कम्युनिटीज के बीच में किया गया था, 3 कम्युनिटीज के बीच में। इंपॉर्टेंट अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ पर याद रखना कि जो 3 सेंट्रल कम्युनिटीज के बीच में, 3 सेंट्रल जो कम्युनिटीज थी इनके बीच में डिवीजन किया गया था। ये कौन सी थी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ठीक है। और यहां पर भी किसके प्रपोर्शन में, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में, ठीक है, इनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में रखा गया था। साथ ही हम देखेंगे कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारी असेंबली थी इसके जो मेंबर्स ये चुने गए थे ना, ये मेंबर्स देखो कैसे चुने गए थे। तो इन मेंबर्स को इलेक्टेड करने के लिए इनडायरेक्टली जो अप्रत्यक्ष तरीका है वह चुना गया था, ठीक है। इनको अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया था, ना कि प्रत्यक्ष रूप से कोई वोटिंग या चुनाव कराया गया था। यहां पर आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, क्लियर है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें समझने थे संविधान सभा के बारे में, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि आखिर हमें संविधान की जरूरत जो है वह क्यों होती है। हमें आखिर संविधान की जो जरूरत है वह क्यों होती है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। Why does a country need constitution? तो पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर नोट्स बनवा दूंगी, है ना, थोड़ा सा समझना जरूरी है। अच्छा ये बताओ, व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें आखिर संविधान की जरूरत क्यों होती है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। 3-4 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखें कि ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने, ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश है ना, उन्होंने इस तरीके को जो है वह अपना लिया कि हम एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे। ज्यादातर डेमोक्रेटिक जो कंट्री उन्होंने इस तरीके को अपनाया। तो हम देखते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह उन दस्तावेजों को, उन डॉक्यूमेंट्स को एक तरीके से कंपाइल करता है जिसके आधार पर कोई सोसाइटी चलेगी। अब सोसाइटी किस तरीके से चलेगी, उसके लिए कोई ना कोई एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप अपनाएंगे, उसके लिए कोई सरकार का रूप आप अपनाओगे और उसके बेस पर सरकार बनेगी, वह काम करेगी। तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है कि ये सबसे फर्स्ट क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। तो सबसे पहले इसने क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे फर्स्ट क्या हुआ इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन tells us what the fundamental nature of the society, what the fundamental nature of the society, ठीक है। समाज का मूल स्वरूप क्या होगा, समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, इसे तय करता है संविधान, ठीक है। अब देखो हमें इसकी जरूरत क्यों होती है, उसके पीछे रीजन बच्चों ये है क्योंकि जब हम देखते हैं कि भाई एक जो सोसाइटी, अगर हम विश्व के विभिन्न देशों की बात करें, आप देखोगे कि अलग अलग देशों में अलग अलग कम्युनिटीज, अलग रिलीजन, अलग आइडियोलॉजीज के लोग हैं और ऐसे में उन सभी के बीच में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है ना। तो हम देखते हैं समटाइम्स जो एक कम्युनिटी है वह चाहती है रूल एक्स बने, समटाइम्स बी कम्युनिटी चाहती है रूल वाई बने। ऐसे में ये दोनों कैसे एक रूल को फॉलो कर सकते हैं, इनके बीच में मिनिमम कोऑर्डिनेशन जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन बना देता है। क्योंकि संविधान क्या करेगा, कुछ बेसिक रूल्स को बना देगा और जब उन बेसिक रूल्स को बढ़िया तरीके से बनाएगा तो फिर जो है वह सभी उसको फॉलो करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है, ठीक है, जो सोसाइटी है वह कैसी है, डिफरेंट।
और अगर सोसाइटी डिफरेंट है, किस चीज़ में डिफरेंट है, चाहे हम रिलीजन की बात कर लें, चाहे हम डिफरेंट आइडियाज़ आइडियोलॉजीज़ की बात कर ले, डिफरेंट अगर हम कम्युनिटी की बात करें, तो इन सब आइडियाज़ में क्या है बच्चों, डिफरेंट है, इनके बिलीव्स अलग है, सो मे नॉट नेसेसरली एग्री वन एट ऑल इश्यूज। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये सब जो है वह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ऐसा कि ये एक ही इशू पर एग्री हो जाए, और इसके लिए आपको क्या किसकी ज़रूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या हेल्प करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर सोसाइटी में अगर डिफरेंट चीज़ें हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस में हेल्प कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल, सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करें, तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्धारित कर दिया कि किस तरीके से जो सरकार है वह बनेगी, हम किस सरकार को अपनाएंगे, है ना, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने बढ़िया काम किया। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं नेपाल का। ठीक है, इसे नेपाल का एग्जाम्पल लिखवाऊंगी नहीं, केवल समझाने के लिए है। ठीक है, लास्ट क्लासेस में मैंने लिखवाया हुआ था बट उसकी जरूरत है नहीं, नेपाल के बारे में हम लिखते नहीं है, हम केवल पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, हुआ क्या था कि जैसे कि हम नेपाल की जब बात करेंगे कि तो ये 1990s की अगर हम देखेंगे तो उस एरा में जो नेपाल है वह एक डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित हो चुका था, है ना, मतलब शुरू डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र की स्थापना है वह स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अब देखेंगे कि वहां पे एक जो राजा था वह बड़ा होशियार था, और इसके चलते उसने क्या किया कि भाई जो माओवादी संगठन है उनका खतरा है, और इस वजह से उसने फिर से जो मोनार्की, पहले राजतंत्र था नेपाल में, आप देखोगे कई राजाओं का नाम बड़ा फेमस है, जैसे कि आप मनीषा कोइराला की आप बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि उसे जो आप है वह किस किस आप देखेंगे शायद उन्होंने भी किसी राजा से ही आई थिंक मैरिज की है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो नेपाल में राजतंत्र मोनार्की की बात होती है, तो यहाँ पर शुरुआत से जो है वह मोनार्की थी। 1990s के बाद यहाँ पर एक जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी शुरुआत होती है। ज्यादातर आप देखेंगे कि भारत से प्रभावित और भी जो नेबर्स उन सबसे प्रभावित रहे कि भाई जो डेमोक्रेटिक सेट ऑफ एक गवर्नमेंट है वह बढ़िया तरीके से काम करती है, लोगों की वहां पर सुनवाई होती है, सिटीजन्स जो है वह मेन सेंट्रल में रहते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर देखो कि बार बार जो मोनार्क है वह कोशिश करता रहा कि भाई मोनार्की जो है वह चलती रहे, कौन अपनी सीट और इस तरीके से शासन छोड़ना चाहता है। फाइनली अब लोगों ने फिर से शुरू किया कि नहीं, 2006 में फिर से एक संविधान बनता है। उसके बाद 2015 आप लेटेस्ट देखेंगे, है ना, 2015 में नया जो संविधान है वह नेपाल का बना। ऐसे में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करेंगे कि बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदले इतने वर्ष निकल गए और बढ़िया तरीके से जो चीजें हैं वह चल रही हैं। हाँ, संविधान में संशोधन डेफिनेटली हुआ है कि अब तक 104 105 संविधान संशोधन हो गए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने मूल स्वरूप तो उसी संविधान का अपनाया हुआ ना। तो ये एक बड़े गर्व का विषय है कि भारतीय संविधान के इतने साल बहुत आसानी से निकले, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मोनार्क से जो नेपाल है वह डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हो रहा था, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां से चेंज हो रहा था। तो अगर हम स्टार्टिंग में मैंने आपको फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया, क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया कि अगर फुटबॉल और क्रिकेट दो अलग अलग गेम्स हैं, उनके लिए रूल्स भी अलग अलग होंगे। सो नेपाल शिफ्ट कर रहा था मोनार्की टू डेमोक्रेटिक। ऐसे में उसे क्या चाहिए थे, कुछ रूल्स चाहिए थे, और वो जो रूल्स थे उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। तो उसने उसके जो रूल्स है वह चेंज हो जाएंगे ना, कि भाई पहले तो राजा था, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद थी, अब डेमोक्रेटिक हो गया। अब डेमोक्रेटिक हो गया तो अब जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोगों ने चुना है, ऐसी सरकार है ना, इलेक्टेड बाय पीपल्स। तो यहां पर इस तरह की गवर्नमेंट, तो ये नेपाल का एक एग्जांपल हो गया। तो फर्स्ट आपका हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड हम इस पे बात करेंगे। सेकंड, हमें क्यों आखिर संविधान की जरूरत है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डिफाइन करेगा, टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था को हम अपनाएं। तो एक राजनीतिक पद्धति को हम किस राजनीतिक पद्धति को अपनाएंगे। यहां पर समाज के मूल स्वरूप की बात की गई है, बहुत ध्यान देना इस बात पे, है ना। यहां पर समाज के मूल स्वरूप की बात की गई है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई। यहां पर एक बात हम कर रहे हैं राजनीतिक पद्धति की, तो की वर्ड्स में हिंदी में भी लिख देती हूं। तो यहां पर टू डिफाइन द नेचर ऑफ, टू डिफाइन द
नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, हम किस तरह का एक पॉलिटिकल सिस्टम अपनाएंगे, इस चीज के लिए हमें जरूरत होती है संविधान की। ठीक है, अब जैसे कि हमने डेमोक्रेसी को अपनाया, हमने किसको अपनाया, हमने अपनाया डेमोक्रेसी को। ठीक है, अब डेमोक्रेसी के लिए हमने रूल्स बनाए, डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। अब हमने क्या किया कि हमने डेमोक्रेसी के इस फॉर्म को जब अपना लिया तो कुछ और चीजें भी बतानी है, इसलिए लिखवा देती हूँ कुछ है ना। सेकंड क्या है, लेकिन उसके पहले एक दो क्वेश्चंस देख लो, एक दो क्वेश्चंस फिर बताती हूँ सेकंड, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934। 1934 में पहली बार मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कि भारतीयों के द्वारा निर्मित एक संविधान सभा हो। There was a sense of strong disagreement amongst the member of the Constituent Assembly in number of issues of which they finally unable to reach the mutual agreed consensus। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों के बीच में कई मुद्दों पर इतने ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स थे कि वे अंत में एक नहीं हो पाए, है ना, असमर्थ रहे लास्ट तक कोई एक कंसेंट बनाने में। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहली बात तो देखो, ये बात बिल्कुल सही है, आपको इसमें क्या बताना था, करेक्ट बताना है। ठीक है, अरे करेक्ट इनकरेक्ट भी ध्यान से देख लिया करो भाई। सो फर्स्ट जो है वह डेफिनेटली करेक्ट है। सेकंड देखो, याद रखना कि हमारे संविधान में जो भी रूल्स बने, जो भी चीजें हमने अपनाई, जो भी प्रोविजन हमने अपनाए, वह बहुत देख समझकर डिबेट करके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को अपनाया गया था। और ऐसे में कोई भी एक छोटे मोटे ही डिसएग्रीमेंट थे, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट नहीं रहे, सभी कम्युनिटीज ने लगभग उन चीजों को मान लिया था, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उनके बीच में बहुत छुटपुट ऐसे मुद्दे थे कि एक डिसएग्रीमेंट था, वो भी बहुत नॉर्मल था। बहुत कम ही ऐसे लोग आगे आए जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से वो सोचते थे कि शायद ये सही नहीं है, अदरवाइज बाकी सभी लोगों के बीच में एक इसके बीच में वो था कि हाँ भाई कंसेंट था, एक सहमति थी, है ना। और लास्ट तक इस सहमति पहुंचने में असमर्थ एकदम सफेद झूठ है ये तो, है ना। चलो, तो एक सहमति अच्छी खासी बन चुकी थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसी दौरान हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिसको हमने स्वतंत्रता संग्राम जिसके लिए हम लड़ रहे थे, हमने उस दौरान ही अपना लिए थे। तो संविधान सभा ने उन सभी मूल्यों को भी अपनाया था। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर थे, है ना। आप देखेंगे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार समिति थे उसके अध्यक्ष भी थे, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे हम इंटीग्रेशन की बात कर ले, एकीकरण की बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही। तो ऐसे में दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, सही आपको बताना था। सो ऑप्शन नंबर सी और फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन और, अच्छा ये तो सबसे लास्ट में ही बताना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में सारी चीजें आ जाती हैं। चलो, तो यहां पर क्या देख रहे थे हम, Why does our country need a constitution? इसमें सेकंड हो गया कि एक डेमोक्रेसी को निर्धारित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, राजनीतिक पद्धति को निर्धारित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी मैं सारे पॉइंट्स यही लिख देती हूँ। चलो, इंपॉर्टेंट ही ये बातें आपको बताना। देखो, जैसे कि हमने देखा कि हमने डेमोक्रेसी में एक जो लीडर है वह चुन लिया, लेकिन किसी की गारंटी है, किसी की गारंटी है। अच्छा ये बताओ, संविधान होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास रूल्स है तो हम केवल अच्छे लोगों को ही लाएंगे। अरे भाई, कुछ अलग लोग भी आ जाते हैं। वैसे भी राजनीति को तो वैसे भी बहुत गंदी निगाहों से देखा जाता है कि भाई राजनीति में जो लोग भी आते हैं वह केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आते हैं, केवल अपने ही जो उनका एक हम कह सकते हैं फेवर है उसको कंप्लीट करने आते हैं। तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में समटाइम्स क्या होगा, एक मिनट, है ना। ओके, सो हमने एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, हमने एक पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया, हमने लोकतंत्र को अपना लिया। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी में क्या किया, हमने एक लीडर को इलेक्ट कर लिया। अब यहां पर जो इलेक्टेड लीडर्स हैं ये अच्छे लोग ही चुनेंगे, कोई कितना भी अच्छा संविधान हो, है ना, फर्क नहीं पड़ता उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, ये चीज महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। और अगर हमने जो इलेक्टेड लीडर्स है, क्या गारंटी है कि ये आगे जाकर बहुत मनमाने नहीं होंगे।
तो यहां पर देखो, अगर मान लो ये जो लीडर्स हैं, लीडर माइट बी मिसयूज देयर अथॉरिटी, बिल्कुल संभव है, माइट बी मिसयूज, माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी, पूरी संभावना है भाई इस बात की। तब ऐसे में हमें कौन बचाएगा, है ना। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, यूजली प्रोवाइड अ सेफ गार्ड अगेंस्ट दैट कंडीशन, अगेंस्ट दिस। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ गार्ड देता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देगा बच्चों, सेफ गार्ड्स देगा, हमें सुरक्षा के उपाय देगा, सेफ गार्ड्स देगा। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट से ही हमारे सेफ गार्ड है कि कोई कितना भी नियम बना ले, बट अगर वह स्पीच ऑफ, अगर आप देखेंगे स्पीच एक्सप्रेशन की फ्रीडम जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको कम करता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर एक राजनीतिक पद्धति में संविधान यह भी निर्धारित करता है कि जो भी चुने हुए जो नेता आते हैं, लीडर्स आते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, बट वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी का जो है वह मिसयूज ना करे, और इसी वजह से उस दुरुपयोग को रोकने के लिए, उस अथॉरिटी के मिसयूज को रोकने के लिए, पावर के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, कुछ ऐसे सेफ गार्ड्स जो है वह हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल यूजली प्रोवाइड अ सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, है ना। और यहां पर आपको इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस बात को। और ये इसमें फंडामेंटल राइट क्या है, एक सेफ गार्ड ही तो है ना, सेफ गार्ड है। चलो आगे हम चलते हैं। तीसरा हम इसमें देखेंगे, ये दो बातें हो गई, है ना। तीसरा हमें देखना है, तीसरा एक इंपॉर्टेंट इसका उद्देश्य होता है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो भी डोमिनेंट ग्रुप है या फिर जो मेजोरिटी में है वह लेस पावरफुल जो ग्रुप है या फिर जो माइनॉरिटीज है उनका किसी भी तरह से शोषण ना कर पाए, कोई भी ऐसी नीतियां ना। देखो ज्यादातर आप देखोगे कि सरकार किसकी बनेगी, ज्यादातर आप देखोगे ज्यादातर देशों में जो कि बहुसंख्यक में हो, है ना, बहुसंख्यक मेजोरिटी में हो, और अगर वहां पे जो मेजोरिटी है वह कुछ इस तरीके के रूल्स बार बार बनाती है जिसके कि जो माइनॉरिटीज है उनको प्रॉब्लम होती है, और ऐसे में एक समय तक आप वहां पे लोकतंत्र और बाकी सबको कायम नहीं रख सकते हो, तब क्या होगा बच्चों, तब प्रॉब्लम होगी। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए संविधान काफी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, काफी सारे प्रोविजन करता है। तो यहाँ पर थर्ड आपको याद रखना है कि यहाँ पर इंश्योर करना है इस बात को, है ना, इस बात को इंश्योर करना कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो डोमिनेंट ग्रुप है ना, डज नॉट यूज इट्स पावर, डज नॉट यूज इट्स पावर against other less powerful people, less powerful community या peoples लिख लो, ठीक है। तो यहां पर मेजोरिटी माइनॉरिटी का भी कॉन्सेप्ट आ गया, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, है ना, कि संविधान कभी भी अलाउ नहीं करता। आपको पता होगा कि आर्टिकल 2930 अल्पसंख्यकों के लिए बात उसमें की जाती है, माइनॉरिटीज के लिए उसमें बात की जाती है, उनके एजुकेशन, उनके कल्चर को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर इस बात को भी इंश्योर करना कि कोई भी जो ग्रुप है वह इतना ज्यादा डोमिनेंट ना हो पाए कि जो मेजोरिटी है इसकी निरंकुशता का शासन चले माइनॉरिटी पर। तो यहाँ पर मेजोरिटी की जो ट्रेनी है उसको रोकने का काम, है ना, मेजोरिटी की जो निरंकुशता है, जो ट्रेनी है, इसको नहीं चलने देता, इसके अगेंस्ट जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट करता है, ठीक है, वह प्रिवेंट करता है। समझे इस बात को। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो हम चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि हमें संविधान की जरूरत और क्यों है, ठीक है, हमें संविधान की जरूरत और क्यों है। और सबसे लास्ट है इसमें, अच्छा एक और देख लो, कम्युनिटी में एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप देखोगे कि इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी जो ट्रेनी है उस चीज को भी रोकना, ठीक है, इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी जो होता है उसको भी रोकना, उसे भी प्रिवेंट करना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। और सबसे लास्ट रहा
कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लास्ट है कि हमें खुद को बचाने के लिए, है ना, हमें खुद को खुद से बचाने के लिए, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, टू सेव अस फॉर, इसमें क्या है, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। खुद को खुद से बचाने के लिए। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, समटाइम्स क्या होता है कि हम इतने ज्यादा अपने पॉलिटिकल सिस्टम से दुखी हो गए कि हमने कहा यार अब तो मार्शल लॉ जो है वह अप्लाई कर देना चाहिए, है ना। अब तो जो मार्शल लॉ है वह आ जाए, कोई ऑटोक्रेसी आ जाए, एकदम निरंकुशता आ जाए, कोई एक डोमिनेट करने वाला हो गई, हिटलर टाइप का हमें लीडर मिल जाए जो कि अपने हिसाब से, जैसे अगर मान लीजिए पाकिस्तान कुछ काम ऐसे आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है, कुछ करे, तो ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि ठीक है इसको उड़ा दो, इस पर न्यूक्लियर बॉम्ब चला दो, ये, या फिर आपने कहा कि मिलिट्री रूल लगा दो। इतना ज्यादा पॉलिटिकल भ्रष्टाचार है, अगर हम आप इस चीज से असंतुष्ट हो जाते तो हमें लगता है कि यार छोड़ो, चोर चोर मौसेरे भाई टाइप का जो सिस्टम है अब हो चुका है, कुछ ठीक से ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं चल रहा है, ऐसे में क्या किया जाए, मिलिट्री रूल लगा दिया जाए, अब सेना को बुलाया जाए, है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये हमारे विम्स हो गए, ये एक उन्माद हो गया। उन्माद का मतलब आप बस एक मस्ती छाई है, आप एक मस्ती में जा रहे हो, आपने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। लेकिन ये जो इस तरह के विम्स आपके अंदर आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं होते ना, फिर आप सोचोगे यार डेमोक्रेसी ही ठीक थी, हमने गलत जो मार्शल लॉ की हम बात कर रहे हैं, जो हम मिलिट्री रूल की बात कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हमने गलत सोचा। तो लॉन्ग टर्म के लिए चीजें सही नहीं है। तो संविधान इतना कमजोर ना हो कि आप जब चाहो इसको तोड़ सको। ये भी संविधान खुद को भी बचाता है इस चीज से, है ना। तो हम खुद को खुद से क्या बचा रहे हैं कि हमारे जो इस तरह के विम्स हैं उन चीजों को बदल, जैसे आप इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब हम बहुत स्ट्रांग अगेंस्ट सोच रहे हैं, है ना, और इसमें एक लॉन्ग टर्म तक बहुत लार्जर अगर हम लोगों की बात करें, एक बड़ी संख्या में लोगों की बात करें, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा हमारे इस तरह के सोचने से, है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि एक जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन होगा डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। समाज इस तरह के जो विम्स हैं, जो लोग हैं, वे इस तरह के मतभेदों से, इस तरह के उन्मादों से संविधान की मूल संरचना को ना बदल बैठे, संविधान में ना लिख दे कि ठीक है जब मन करेगा हम मिलिट्री रूल अप्लाई कर देंगे, उस चीज से भी संविधान हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन और लिख लो, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, है ना। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ अ गुड Constitution does not, a good constitution does not allow these whims to change, these whims to change its basic structure, to change its basic structure, है ना। तो संविधान बहुत बढ़िया तरीके से बंधा हुआ है। आपके इस तरह के शॉर्ट टर्म के जो उन्माद होते हैं, आप उससे संविधान की मूल भावना को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो, तो 4-5 बातें हमने समझ ली। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह ये बताता है कि फंडामेंटल नेचर जो है वह हमारी सोसाइटी का क्या होगा। सेकंड में हमने देखा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह क्या होगा, इस चीज को बताता है ना। यहाँ पर हमने नेपाल का एग्जांपल देखा, यहाँ पर हमने डेमोक्रेसी के इलेक्टेड लीडर अगर अपने जो आर्बिट्रेटरी रूल्स है अप्लाई कर रहे हैं, अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट के लिए एज अ सेफ गार्ड, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। तीसरे में हमने देखा कि ये रोकता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है ना, जो डोमिनेंट ग्रुप है इनकी ट्रेनिंग स्थापित ना हो पाए, बहुसंख्यक की जो निरंकुशता है वह स्थापित ना हो पाए, इसके लिए हमारा जो संविधान है वह काम कर रहा है और हमें खुद को भी खुद से बचा रहा है, टू प्रिवेंट, हमें ये टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो उन्माद में या फिर इस तरीके से कोई डिसीजन ले ले जो कि गलत हो, सही ना हो, तब हमें संविधान खुद से बचाता है, क्योंकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि हमें किसी भी हालत में जो संविधान है उसकी जरूरत होती है। ठीक है, समझे?
समझ गए इस बात को? अब देखो, तो यहां पर संविधान की जरूरत क्यों है? इट टेल्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, टू डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री. It state a set of rule based on which people belonging to different religious and communities can peacefully coexist with each other. तो हमें एक बेसिक रूल्स अगर ये दे रहा है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स अगर हमें दे रहा है, तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो है वह उस चीज़ को मानेंगे. जैसे कि सेकुलरिज्म का पालन सब कर रहे हैं, सब राइट टू इक्वालिटी का भी पालन कर रहे हैं, राइट टू आपका फ्रीडम का भी पालन कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या है कि मान लो आप सोचो कि कोई काम आप कर रहे हो लेकिन आपको रोका जा रहा है सरकार की तरफ से, है ना, या फिर गवर्नमेंट आपको रोक रही है कि आप इस तरह से काम नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इससे दूसरे की जो स्वतंत्रता है वह बाधित हो रही है. आप उस चीज को तब तक नहीं मानोगे जब तक आपके अंदर ये विश्वास ना हो कि बाकी लोग भी इसको फॉलो करें. कोई भी रूल आप तभी मानोगे जब बाकी लोग इसको फॉलो करेंगे. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ज्यादातर आप सभी बच्चे कभी ना कभी लाइन में लगे होंगे और लाइन तोड़ के अगर कोई आगे निकल जाए, उसको आपके पहले वो बेनिफिट मिल जाए जिसके लिए आप घंटों लाइन में खड़े रहते हो, गुस्सा आएगी. फिर आप उस चीज को पालन करोगे या फिर एकदम सब ऐसे खड़े हो जाएंगे विदाउट लाइन बनाए, है ना. तो यहाँ पर ये क्या है, आप जब इंश्योर हो जाते हैं, आपको जब विश्वास होता है कि सामने वाला भी इस चीज़ का पालन करेगा, तो गवर्नमेंट का ये काम होता है. एक बहुत अच्छी बात हमारे संविधान निर्माताओं ने कही थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनके द्वारा कहा गया था कि किसी भी देश का बहुत अच्छा संविधान हो वो किसी काम का नहीं है अगर उस पर इम्प्लीमेंट ना हो सके. वह केवल महज एक डॉक्यूमेंट हो सकता है ना. लेकिन अगर एक औसत संविधान भी, एवरेज कॉन्स्टिट्यूशन बहुत गुड नहीं है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वह बहुत तरीके से किया गया है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा है और उसको इम्प्लीमेंट भी बेहतर तरीके से किया गया है ना. चलो आगे समझ में. अब आ जाओ इस पे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम? इट ले आउट सर्टेन आइडियल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री, है ना. कुछ आदर्शों को निर्धारित करेगा जो प्रकार का आधार बनेंगे. इट डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था को तय करेगा. इट एडवोकेट द रूल ऑफ डोमिनेंट मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर विम्स. बहुत ध्यान से पढ़ना इस चीज को. इट एडवोकेट द, यह उनकी सनक मतलब बहुमत की सनक के अनुसार वो काम करे, इसकी वकालत करता है या प्रिवेंट करेगा. इट प्रिवेंट द रूल ऑफ डोमिनेंट, प्रिवेंट बच्चों बचाता है ये, है ना. तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का, तो चाहे इंटर कम्युनिटी हो चाहे इंट्रा कम्युनिटी हो, उनका किसी भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट जो है वह किसी भी तरीके से डोमिनेट ना हो, उस चीज़ को प्रिवेंट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ना कि उसको एडवोकेट करता है. तो यहाँ पर थर्ड रॉन्ग हो गया. इट हेल्प टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, डेफिनेटली. तो एक लोकतांत्रिक देश पे ये सारे काम करता है. थर्ड को छोड़ दिया जाए तो 1, 2 का 4 ये आपका आंसर हो गया. 3 जो है इसमें गलत स्टेटमेंट है. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संप्रभुता, संसद की संप्रभुता. अच्छा ये बताओ, इंडिया में अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि यह मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बताने के अलावा सब कुछ कर सकती है, मतलब उसमें इतने सुप्रीम पावर हैं. तो ब्रिटेन में क्या है, आपको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो संसदीय जो शासन व्यवस्था है, वो हमने कहाँ से अपनाई, ब्रिटिश, है ना. लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट बड़ी स्ट्रांग है और उसको इस तरह की अथॉरिटी है, उसके पीछे कारण है कि रिटन डॉक्यूमेंट है नहीं, कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, ना सेपरेशन ऑफ पावर है ठीक से, तो जो मन में आया वह कर रहा है. तो वहां की संसद बड़ी पावरफुल है. हमारे यहाँ तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर संसद कोई ऐसा नियम बना दे कि फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो जाए, सुप्रीम कोर्ट उस पर हाल रोक लगा देगी कि भाई ये आप कैसे कर रहे हो. आधार कार्ड की जब बात हुई थी तब शुरुआत में भाई कुछ समय के लिए रोक लग गई थी कि नहीं, आप जो डाटा प्राइवेसी है, आप फंडामेंटल राइट, गोपनीयता की बात होती है, आपके जीवन के लिए जरूरी है, आपकी डिग्निटी के लिए जरूरी है, उस पर रोक लगाई गई. तो ऐसे में अगर जुडिशियल रिव्यू होता है, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म है, तब कहां पार्लियामेंट्री की सुपरमेसी होगी. हमारे यहाँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, संविधान की सर्वोच्चता है, इस बात को याद रखना. तो फर्स्ट हमारा फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. क्यों नहीं है, तो हमने देखा कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो डेफिनेटली ब्रिटेन में ये फीचर है, बट इंडिया में नहीं है. और इंडिया में क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है.
ठीक है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बताता है कि पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होगी। यहाँ पे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि संविधान जो है वह सर्वोच्च है पार्लियामेंट से, है ना, पार्लियामेंट से सुप्रीम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इस चीज को प्रूव करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखा है, आर्टिकल आप 78 और बाकी सबसे देख लो उठा के कि किस तरीके से पार्लियामेंट फॉर्म होगी। तो जब एक डॉक्यूमेंट आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से पार्लियामेंट फॉर्म होगी, है ना, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, मान लो अगर, है ना, मेरा बिहेवियर, सारी चीजें क्या होगी, मान लो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं अलग से सुप्रीम कैसे हो गई? तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो बेसिक रूल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह इंपॉर्टेंट है और वह सुप्रीम है पार्लियामेंट से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संसद कैसे बनेगी, पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होगी, कैसे उसका इलेक्शन होगा, कितनी उसकी सीट होगी। आर्टिकल 82 कहता है कैसे डेलिमिटेशन कमीशन जो है वह बनेगा, कैसे वह सारे जो निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसके क्षेत्र इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको बनाएगा। तो अब जब सारी चीजें लिखी हो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करोगे तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही तो सुप्रीम है, पार्लियामेंट कहाँ से हो गई? समझ रहे इस बात को? तो हमारे यहाँ सुप्रीम क्या है भाई? हमारे यहाँ सुपरमेसी की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, पार्लियामेंट की नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें और लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो एक ही इशू पर, एक ही मुद्दे पर सब लोग जो है वह आपस में एक कोऑपरेट करके उसका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। सहकारी संघवाद, है ना, नीति आयोग का जो एजेंडा है वह सहकारी संघवाद पर आधारित है, ना कि इस बात पर कि जो केंद्र सरकार चाहेगा वह होगा। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसे कि अगर हम बात करें किसी कोई लोकल अफेयर की बात कर लो, पंचायतों के 1/3 रिजर्वेशन की बात कर लो, कुछ भी आप एक मुद्दा उठा लो तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको देख रही है। सैनिटेशन की बात कर लो, स्वच्छता के लिए गवर्नमेंट भी उसे देख रही है, उसकी प्रॉब्लम्स को स्टेट भी कंसीडर कर रहा है, सॉल्यूशन लोकल गवर्नमेंट भी बता रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम को, एक कॉमन प्रॉब्लम को सब आपस में मिलकर सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से उस काम को कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, डेफिनेटली है ना। फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ? लेवल, हम के मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये इसका कीवर्ड है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। क्लास कंटिन्यू किया करो, है ना, क्लास कंटिन्यू करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, पढ़ लिया करो एक बार। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश वाले बच्चे अपनी इंग्लिश में बुक पढ़ लो, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश जो है वह इंप्रूव हो तो उसके लिए सबसे बेहतर है आप ये क्लासेस करें। जीएस भी कवर होगा, चीज़ों को समझोगे, वर्ड्स को समझोगे, अपने आप चीजें आएंगी, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, अरे भाई हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है? अमेरिका में है। हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे कि जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन का मतलब हुआ ना तुम इस तरफ आना ना हम उस तरफ जाएंगे ना। अब एक डायलॉग आपने मूवी का सुना होगा। तो यहां पर बच्चों क्या होगा कि इनके बीच में एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन होगा, किसी का किसी से कोई मतलब इंडिपेंडेंट रह के काम करेंगे। स्ट्रिक्ट सेपरेशन मतलब जुडिशरी जो है उसका काम क्या होगा? केवल न्याय करना उन कानूनों के तहत जिसके तहत किसी ने अगर अपराध किया तो उसको सुनो, ना कि खुद जाके उस मुद्दे को उठाओ और लॉ भी बना दो। तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ तो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है, तो इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन कहाँ है? इंडिया में जैसे कि आप जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म को इस तरीके से देखा जाता है, जैसे कि आप पीआईएल की बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं, जनहित याचिका, इसके अंतर्गत कोई जो न्यायाधीश है, जो जज है, वो खुद संज्ञान ले सकता है कि अरे यहाँ पर इसके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, तो वहां पर वो खुद अपील जो है वह दायर करके चीजों को ठीक कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये तो खुद मुद्दा जो है, मुकदमा जो है वो उठ के कोर्ट में नहीं आ रहा, आप खुद देखने जा रहे हो, आप खुद उसको सॉल्व कर रहे हो। रूल्स बना दे रहा है कि यमुना में कचरा फेंका तो 500 रुपए का जुर्माना। ये क्या किया? तो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करेगा ना, पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव है, जो विधायिका है, ये काम तो जुडिशरी ने कर दिया। इंडिया में है क्या सेपरेशन ऑफ पावर? स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन आप देखिए उसमें चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत है। इंडिया में क्या है? जांच एवं संतुलन। इस सिद्धांत को पढ़ोगे, हम देखो जो मैं नई बातें करती हूँ वो सब पढ़ोगे,
है ना। यूट्यूब इतना समय, मुझे पता है कि आजकल जब हम ऑनलाइन एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि जब आप यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो देख रहे होते हो ना, मान लीजिए एक छोटा सा कोई बीच में ऐड आ गया या फिर आपको नीचे ऊपर कुछ दिख गया, व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, आप उससे भटक जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका समय उसमें चला जाता है। अच्छा खासा रील्स स्क्रॉल करने में, स्टोरी मेरा भी जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको बचने का एक उपाय हो सकता है कि आप इसका यूज मोबाइल, सेलफोन, जो भी आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट, उसका यूज आप स्टडी के लिए ज्यादा करें। और उस पर अपने आप आपके आवर्स ज्यादा है, आप उस पर न्यूज़पेपर पढ़ लो, थोड़ा सा अपने आप हैबिट जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, चेक एंड बैलेंस को पढ़ना है ना। मैंने इसलिए बताया कि अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है तो चेक एंड बैलेंस, जो जब मैंने बोला तुरंत जाके कहीं सर्च करो, चाहे आप यूट्यूब पर किसी कोई शॉर्ट वीडियो देखो, चाहे आप उसको पढ़ो। वैसे पढ़ना ज्यादा सही है, पढ़ लो उस पॉइंट को, चाहो तो शॉर्ट नोट्स वही लिख लो। चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत ये कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि लेजिस्लेटिव डे, मान लो कोई ऐसा रूल बना दिया जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो यहाँ पे जुडिशरी क्या करेगी, इसका रिव्यू कर देगी, और अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो उसको जीरो घोषित कर देगी। तो चेक एंड बैलेंस हो गया। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है अमेरिका में। तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात करें, ये दोनों ही बच्चों अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इंडिया का नहीं। हमारे यहाँ केवल कोऑपरेटिव हम जो है वह ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, आया समझ में, आया समझ में। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। इस क्लास में हमने बात की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंपॉर्टेंट की फीचर्स की अब हम बात करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ठीक है, फंडामेंटल राइट, सेकुलरिज्म को यहां छोड़ देंगे क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है आपका वो पूरा सेकुलरिज्म का है, और यहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट बस आपको छोटे छोटे से परिचित कराया गया है, बाकी आगे हमें इन सब चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट में मैं आपको ये सारी जो बातें हैं मैं बता देती हूँ, बहुत ज्यादा हम इसके नोट्स नहीं बनाएंगे। सो देखो, जब हम फेडरलिज्म की बात करेंगे, फेडरलिज्म का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है, सबसे पहले तो एक पॉइंट ये लिख दो, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त हम देखेंगे टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट था। राष्ट्रीय सरकार की जब हम बात करें, केंद्र सरकार अलग थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट था। पंचायतें होती थी, म्युनिसिपैलिटीज होती थी, बट उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया। 73rd एंड 73rd जो कि पंचायतों से संबंधित था, 74 जो कि म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित था। इसके बाद तीसरा जो स्तर है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल लेवल, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से वर्तमान में आप देखोगे कि संघ स्तर पर सरकार है, राज्य स्तर पर सरकार है, और स्थानीय स्तर पर सरकार है, और उससे ही फेडरलिज्म का मतलब ही होता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर एक बात आपको याद रखना है बच्चों कि संघवाद में क्या जो राज्य है वह केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, क्या केंद्र के अधीन है राज्य सरकार है, ये बताओ, क्या केंद्र के अधीन है? तो याद रखना कि नहीं, क्योंकि संविधान में अलग से व्यवस्था की गई है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग से पावर अथॉरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है कि वह किस तरीके से काम करेगा। तो ऐसे में केंद्रों का प्रतिनिधि जो है वह स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। याद रखना है आपको कि यहाँ पर जो काम करने के लिए, लॉ मेकिंग के लिए और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे कि आप 7th शेड्यूल के अंतर्गत जो 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें अलग अलग विषयों को रखा गया, सब्जेक्ट को रखा गया कि कौन किसके ऊपर लॉ बनाएगा। स्टेट के अंतर्गत जैसे कि पुलिस व्यवस्था है, जेल प्रशासन है ना, तो ये सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? तो यहाँ पर इस पे स्टेट जो है वह अपना स्वतंत्र है इन कामों को करने के लिए। जो मेन इशू है जैसे कि मनी बैंकिंग और बाकी इंपॉर्टेंट इशूज हैं, IR है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जो पावर्स है वह दिए हुए हैं। तो हमारे यहाँ जो संघवाद है उसमें राज्यों का, केंद्रों का प्रतिनिधि राज्य सरकार नहीं है, राज्य सरकार अपना स्वतंत्र है काम करने के लिए, ठीक है। आया समझ में? तो अगर हम बात करें कि स्टेट आर नॉट एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, क्लियर? चलो, तो इन इंडिया वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज इन एवरी विलेज।
3-tier division help people to enjoy the autonomy and exercise power of the various issues. ठीक है. The constitution provide a list of subject for all the tier that specify the law making authority of each tier. हर एक स्तर पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिस्ट है वह प्रोवाइड कर रखी है ना कि किस पे कौन निर्णय लेगा. द कॉन्स्टिट्यूशन गाइड एंड प्रोवाइड अथॉरिटी टू फंक्शन to the states. And last है, Indian citizens are governed by the law and regulations made by these level of government. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स हो गए फेडरलिज्म के बारे में. आगे हम चलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उन सभी को मैं विस्तार से आगे आपको बता दूंगी. यहाँ पर केवल ये समझो कि हमारे संविधान की एक इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से, है ना. सो इट रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ पार्लियामेंट इन द कंट्री विच मेक लॉ एंड अकॉर्डिंग टू देयर विच इज द पीएम इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो पीएम जो है वह राज्य हम देखेंगे कि सरकार का प्रमुख होगा, है ना. तो यहाँ पर पार्लियामेंट में याद रखना, पार्लियामेंट की एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि यहाँ पर 2 हेड होंगे. एक तो होगा हेड ऑफ द स्टेट या फिर नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होगा जो कि हमारा प्रेसिडेंट होगा और स्टेट में गवर्नर होगा. और दूसरा होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि एक इलेक्टेड एक तरीके से जो हम कहें कि जो मेजोरिटी जो पार्टी है उसका जो लीडर है ना. तो पीएम नेशनल लेवल पर और सीएम स्टेट लेवल पर. तो जो पीएम है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज टू ऑल इट्स सिटीजंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रोल्स इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो हम संसदीय व्यवस्था में हमने जिस डेमोक्रेसी के रूप को अपनाया वह क्या है कि हम यहाँ पर इलेक्ट करते हैं कि कौन जो है वह आगे जाके हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करेगा, हमारे जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करेगा, उसको रेज करेगा. तो ये सारा काम हम खुद नहीं कर रहे, वोट दे के खुश है हम, है ना. तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम आगे भी समझेंगे. अब बात आती है सेपरेशन ऑफ पावर की. तो सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. याद रखना लेजिस्लेचर मतलब विधायिका हुआ, है ना. तो अब देखो बच्चों, अगर हम विधायिका की बात करें, लेजिस्लेचर विधायिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका. क्या हमारे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है? याद रखना नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं है, जो लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया. और जुडिशरी न्यायपालिका. जुडिशरी न्यायपालिका. तो यहां पर विधायिका विधान से संबंधित है, मतलब इसका मेन काम क्या होगा, टू मेकिंग लॉस, नियमों को बनाना, ये इसका मेन काम होगा. ठीक है. रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने, कानून का शासन चलता रहे, विधि के अनुसार शासन चलता रहे, है ना. तो विधि का शासन चलाने के लिए जुडिशरी बैठी हुई है, सजा देने के लिए और बाकी सब के लिए जुडिशरी बैठी हुई है. एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, इंप्लीमेंट का काम होगा कि जो नीतियां बन गई हैं उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो. तो यहाँ पर ये जो है वह कार्यपालिका. कार्यपालिका मतलब जो कार्य कर रही है. कार्यपालिका में मंत्री मिनिस्टर्स भी आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स है जो सिविल सर्वेंट वे भी आएंगे. तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सबकी अलग अलग जो पावर्स है वह डिवाइड है. जुडिशियल का काम होगा न्याय करना, एग्जीक्यूटिव का काम होगा कार्यपालिका का कि वह इंप्लीमेंटेशन का काम करे, एग्जीक्यूट कराने का काम करे, और विधायिका का काम क्या होगा, लॉ बनाना, नियम बनाना, ऐसे नियम जो पुराने हो गए उनको हटा देना, विधि आयोग, है ना. तो यहाँ पर लेजिस्लेचर इट रिफर टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटेड बाय द पीपल. तो लेजिस्लेचर में कौन लोग होते हैं, जिसको हमने चुना है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं. द लेजिस्लेचर इज entitled टू मेक लॉ. ये हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, लॉ मेकिंग का. एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव इज दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इनेक्ट बाय द लेजिस्लेचर, है ना. तो यहाँ पर विधायिका के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको इंप्लीमेंट कराने का जो काम है वह करेगा. जुडिशरी की बात करेंगे. द जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग a check on the equitable and proper implementation of law. अगर विधियों को बनाया गया है तो उसको लोग माने, इसके लिए कोई ना कोई एक अथॉरिटी, कोई ना कोई एक ऑर्गन तो होगा गवर्नमेंट का जो इस चीज़ को प्रॉपर वॉच करे, इसके लिए वॉचफुल रहे. और इसके लिए हमारे, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हमारे जो स्टेट
हाई कोर्ट्स की बात करें, है ना, सेशन कोर्ट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, यही तो देख रहे हैं कि आपने क्या इन नियमों को आप मान रहे, नहीं मान रहे, प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यहाँ पर इंडिया इज कंसिडर्ड एज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, आगे वैसे मैं जुडिशरी वाले चैप्टर में इसको बताऊंगी, इसलिए यहाँ नहीं बताती हूँ। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अंतिम जो लास्ट एक इंटरप्रेट की हम बात करें कि अंतिम रूप से संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है, न्यायपालिका, जुडिशरी के पास ये पावर है, लेजिस्लेचर के पास नहीं है, कार्यपालिका के पास भी नहीं है। अंतिम व्याख्याकर्ता संविधान का और फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक जो गार्जियन है, जो अभिभावक है, वह भी न्यायपालिका है। आप देख लो अब तक जितने आपको राइट्स मिले हैं, चाहे राइट टू लाइवलीहुड हो, जो इंपॉर्टेंट राइट्स थे फंडामेंटल राइट्स, उनको छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितने ऐड हो, चाहे राइट टू प्राइवेसी हो, राइट टू मैरी, या फिर और भी आपके राइट टू वोटर है, राइट टू एजुकेशन, सारी चीजें कहीं ना कहीं न्यायपालिका के होते, जुडिशरी के होते हुए हमारे पास आई हैं, है ना। तो ये सारे नियम आप देखेंगे जुडिशरी किस तरीके से हमारे फंडामेंटल। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट फीचर फंडामेंटल राइट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है, शुरुआत में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमने जो संविधान बनाया था और जो लागू किया हमने 26 जनवरी 1950, 26 जन 1950, उस वक्त ये 7 थे। इक्वालिटी से शुरू करते हैं। राइट टू इक्वालिटी को पहले क्यों रखा जानते हो? इसके पीछे कारण है, एनसीईआरटी में मिल जाता है। इसलिए रखा क्योंकि हम उस वक्त का समाज इतना ज्यादा अनइक्वल था ना, चाहे कम्युनिटी की बात करो, रिलीजन की बात करो, इनकम की बात करो, एजुकेशन की बात करो। एक जमींदार था जिसके पास 1000 गांव थे, एक किसान था जिसकी जमीन होते हुए महाजनों ने हड़प ली थी, दूसरे क्या किसानी करा करता था, काश्तकार कहा जाता है, जिसको हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, काश्तकार। तो यहाँ पर बच्चों उन सब चीजों को ठीक किया जा सके, है ना। एक जो डोमिनेंट जो पावरफुल ग्रुप है, जो कि पॉलिटिकल स्ट्रांग है, एजुकेशनल स्ट्रांग है, वेल्थ को लेकर स्ट्रांग है, वेल्थी है, वह क्या ना करे, वह रिच कम्युनिटी वो उसको डोमिनेट करेगी, उस पर उसकी अपनी ट्रेनिंग स्थापित करेगी, जो कि लेस पावरफुल पीपल है। इसको रोकने के लिए सबसे पहले समानता बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर हम समानता नहीं दे पाते ना, तो हम स्वतंत्र भी नहीं रह पाते। तो यहाँ पर इक्वलिटी इज प्री जस्टिस टू इंश्योर फ्रीडम, या फिर हम इक्वालिटी की बात कर ले कि समानता जो है न्याय की एक तरह से पूर्व शर्त होती है। तो यहाँ पर इक्वालिटी क्या है, एक प्री कंडीशन है फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। तो हम सबसे पहले 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 जो पार्ट 3 था कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3 है ना, स्टार्टिंग में 14 से लेके 18 तक हमने राइट टू इक्वालिटी को रखा, 19 से लेकर 22 तक, उसके बाद हम आए फ्रीडम पर, स्वतंत्रता पर। कई प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में आपको 6 फ्रीडम दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम 23, 24 पर आते हैं, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उस वक्त बहुत शोषण होता था, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दास प्रथा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चल रही थी, है ना। और जबरन मजदूरी कराया जाना, बच्चों से मजदूरी कराया, ये सब काम चल रहा था, उस वक्त के लिए बहुत जरूरी था। आज हो सकता है इसको उतना ज्यादा आपको मामले ना देखने को मिलते हो एज कंपेरिजन 1950 का जो एरा था, बहुत जरूरी था। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पर हमने धार्मिक स्वतंत्रता, है ना, जो आपकी रिलीजियस जो फ्रीडम है, इसको आपने रखा। 29 और 30 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज था उसको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात की गई। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, है ना, स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 29, 30 ये इसमें शामिल होता है। इसमें STs भी आ जाते हैं। और इन सभी अधिकारों को आप इन्फोर्स करा सके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके, इसको भी एक अलग से अधिकार बना दिया गया, जिसे कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और इसे डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, है ना, सोल कहा गया इसको कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज, एक बार देख लो, है ना, सारी बातें सुन तो ली ही है। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, फ्रीडम 19 to 22, exploitation 23 and 24, freedom of religion 25, 26, 27 and 25 to 28, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 and 32। तो ये 6 अधिकार। 7वां भी था राइट टू प्रॉपर्टी,
यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा कौन सा अधिकार है। आगे ये मुद्दा है इसलिए यहां पे इसको नहीं बताऊंगी, क्लास अनावश्यक रूप से लंबी हो जाएगी। याद रखना कि जब देश हमने शुरुआत में जो संविधान लागू हुआ था किया था उस वक्त हमारे पास 7 थे फंडामेंटल राइट्स। बाद में आपका जो 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है 44वां संविधान संशोधन, चूंकि जमींदारी और सोसाइटी में आप देखें एक तरह से इक्वलिटी के लिए बहुत ज़रूरी था, समाज में एक तरीके से समाजवाद के लिए है ना, संसाधनों पर रिसोर्सेज पर सभी वर्गों का अधिकार हो सके, सभी को रिसोर्सेज मिल सके, बहुत ज़रूरी था कि ये जो एक प्रपोर्शन बिगड़ गया था ना कि किसी के पास 1000 गांव है, 1000 संपत्ति है, राजा महाराजा है और दूसरे तरफ एक गरीब जनता है, तो वो थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने के लिए राइट टू जो प्रॉपर्टी था ना वो बड़ा बीच पे आ रहा था कि आपको निजी संपत्ति का अधिकार है, आपका यूज नहीं है, एक व्यक्ति है और उसके नाम पूरा गांव है, पूरा एक शहर है, तब ऐसे में कहाँ वो प्रपोर्शन गया, अनुपात कहाँ है भाई, तब जाके राइट टू प्रॉपर्टी को हम देखेंगे कि कैसे सरकार के द्वारा जब हटाया गया। इसकी भी एक बड़ी डिबेट हुई थी, क्लास 11 में है, इस डिबेट को हम पढ़ेंगे वहां पे, है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार जो है बच्चों, इसको 44 जो अमेंडमेंट था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का उसके द्वारा इसको हटा दिया गया। पहले बेसिक स्ट्रक्चर से हटाया, बेसिक स्ट्रक्चर से, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसको आप हटा नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर संसद की जो शक्ति है, जो पार्लियामेंट की अमेंड करने की पावर है, उसको उस पर रोक लगाता है आपने केशवचंद्र भारतीवाद 1973। तो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट का पार्ट है और फंडामेंटल राइट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ऐसे में हम देखते हैं आप इसको नहीं हटा सकते। तो जब सरकार ने ये बात कही तब न्यायपालिका को बड़ा इस चीज पे चाहते सभी थे, बट वो एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं था। फिर बाद में 44 से पहले बेसिक स्ट्रक्चर से हटाया और फिर इसको आर्टिकल आप देखिए 300A में जो है वह शामिल कर लिया, आपका एक लीगल राइट है अभी, है ना। चलो, तो यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट, चलो आप एक क्वेश्चन बताओ जरा। विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर रेफर्ड एज अ कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें भारतीय संविधान का विवेक कहा जाता है। दे प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट, वे राज्य के द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ नागरिकों की रक्षा करते हैं। फंडामेंटल क्या करते हैं, एक तरफ जो है वह सिटीजन्स है, दूसरी तरफ जो है वह गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट रूल बनाए बट सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट है इसमें नहीं घुस सकती, है ना। तो यहाँ पर इस चीज की रक्षा करना फंडामेंटल राइट का डेफिनेटली काम है। These rights are binding upon every authority that has got the power to make law. ये अधिकार हर उस प्राधिकरण पर बाध्यकारी है जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है। कोई सोचे कि वह इस तरह का रूल बना दे, कोई भी अथॉरिटी, पार्लियामेंट नहीं बना रही, चलो जिसके पास अथॉरिटी है वो बना दे, और वो बना के ये सोचे कि ये फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगा लेंगे, गलत सोचते हैं, क्योंकि सभी पर बाइंडिंग है, बाध्यकारी है ना। तो यहाँ पर मूल अधिकार क्या है ना, ऐसे अधिकार, वैसे देखो जब आप ह्यूमन राइट की बात करते हैं, आपने नेचुरल राइट सुने होंगे। ह्यूमन राइट का मतलब होता है आप ह्यूमन हो इसलिए, इसके लिए आपको कोई शर्त पूरी नहीं करनी, है ना, ये शर्त रहित होते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप ह्यूमन हो इसलिए आपके पास ह्यूमन राइट है, आप मानव हो इसलिए आपके पास मानवीय अधिकार है, आप पैदा मनुष्य के रूप में हुए हैं, बस यही गलती, इसलिए आपके पास फंडामेंटल राइट है। आपके पास वो सारे राइट्स है जो हर एक व्यक्ति के पास होने चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स है ना। फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए मूल अधिकार, जैसे कि हम कहें कि राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पार्ट 3 आर्टिकल आप देखोगे कि 12 से लेके जो आपका 36 तक दिया हुआ है, 12 से 36 अनुच्छेद तक, पार्ट 3 में जो लिखा है वो फंडामेंटल राइट है ना। तो ये फंडामेंटल राइट, अब जैसे आपने एक लीगल राइट सुना, जैसे कि मैंने कहा राइट टू प्रॉपर्टी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लीगल राइट जो किसी लॉ के द्वारा आपको दिया गया है, जैसे कि राइट टू वोट। 2018 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि राइट टू वोट आपका कौन सा राइट है, मतलब किस नेचर का राइट है। आपका फंडामेंटल राइट नहीं, क्योंकि आपका 44 अमेंडमेंट हो चुका है ना तब यहाँ पर, लेकिन यूपीएससी ने उसे कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो है वह माना था। लेकिन आप ज्यादातर आप देखोगे तो आपको लीगल राइट ही समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। If politician of one state does not allow laborers of two other state to work
in his state. In such case, which of the following fundamental right to laborers are violated? एक पॉलिटिशियन जो है एक श्रमिक को अपने यहाँ काम करने से रोक रहा है, इस केस में उसकी कौन सी जो फ्रीडम है वह प्रभावित होगी? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, काम करने से मना कर रहा है तो शोषण से कोई संबंध नहीं है एक्सप्लॉयटेशन से। राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात भी इसमें नहीं है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, इसकी भी बात नहीं है। हाँ, राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 में आपको एक फ्रीडम दी गई है कि टू मूव फ्रीली। अगर हम इंडियन टेरिटोरी की बात करें तो आप कहीं भी आने जाने बसने की, ऑक्यूपेशन को अपनाने की आपकी स्वतंत्रता है, और इसलिए आर्टिकल जो आपका 19 से लेकर 22 जो आपका फ्रीडम का जो राइट है उसका वायोलेशन करता है। सो यहाँ पर आएगा 4 ओनली। क्लियर? अब आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इस पे नहीं पढ़ेंगे। अब आपको मैं एक काम दे देती हूँ, ये फंडामेंटल राइट्स जो दिए हैं, राइट टू इक्वालिटी, ये सब याद करना, एकदम रट डालो, रट्टाफिकेशन। कुछ चीजें तो कम से कम ऐसी रखो जो नहीं बदलनी, उसको याद कर लो। रिवाइज ठीक है, 1 बार 2 बार पढ़ना समझना बात अलग है, चीजों को लिखने के लिए आपको आना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? चलो, तो यहाँ पर ये सारी चीजें याद कर रहा है, ठीक है। बाकी आगे फंडामेंटल राइट बच्चों एक बार हम और पढ़ेंगे, अच्छे से सारी चीजों को पढ़ेंगे। बस आप से यही गुजारिश है कि आप कंटिन्यू जो है वह बने रहें। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली है ना। अब हम कल बात जो है आगे की वह अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे। हमने समझा संविधान जो है वह क्या है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात की। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, 4-5 बातों को हमने समझा। कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा, संविधान सभा को कैसे चुना गया था, कैसे उसके मेंबर सेलेक्ट हुए थे, काफी सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा, क्वेश्चन को समझा, फेडरलिज्म की बात की, छोटी सी चर्चा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, छोटी सी सेपरेशन ऑफ पावर की और फंडामेंटल राइट्स की। अब बाकी सेकुलरिज्म भी एक इंपॉर्टेंट विशेषता है, बट वो जब कल पूरा चैप्टर ही पढ़ना है उसी के साथ पढ़ लेंगे। तो इस क्लास पे केवल इतना ही। कंटिन्यू जो है वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखते रहे, नोट्स बनाएं, हाँ रीडिंग जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।